नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके बाई कोकल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक करंट का विषय बना हुआ है जो वास्तव में साइंस से जुड़ा हुआ है। चंद्रयान के बारे में कैसे क्या है, अपना कितना इंपॉर्टेंट है, अपने को किस हिसाब से इसको देखने का है, अपनी परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, उन सभी को लेकर के मैं राकेश आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, हम चंद्रयान पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी विषय वस्तु तैयार करेंगे कि कैसे हमको क्या कुछ करना पड़ा, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, किस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं, ताकि आगे जाकर के हमको इतनी सारी सक्सेस जो है वो मिलने जा रही है। तो देखो दोस्तों, मेहनत और लगन की बात है कि किसी देश के झंडे पर चांद है और किसी देश का झंडा ही चांद पर है, तो ये अपनी अपनी मेहनत और लगन की बात है। देखिए दोस्तों, हम इन दिनों काफी समाचार पत्रों में देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हर कोई वीडियो बना रहा है कि इसरो ने ये किया है, इसरो ने वो किया है। हम सबसे पहले इसरो को शुरू करेंगे कि वास्तव में जो इसरो है ये शुरू कहां से हुआ है, क्या किस प्रकार से इसका विकास का क्रम रहा, किस प्रकार से हुआ। देखिएगा, जब देश अपना आजाद होता है 1947 में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जिनमें से एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन कहेंगे DAE, जिसको बोला गया कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, यानी कि भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग। अब यही ऊर्जा विभाग जो था स्पेस के लिए भी यही काम करेगा, ऐसा बता दिया गया और कहा गया यही जो है वो रक्षा के लिए भी काम करेगा। एक ही विभाग है, बहुत सारी जिम्मेवारियां दी गई हैं, तो जिम्मेवारी नहीं संभाल पाए विभाग, इसलिए थोड़े दिनों बाद में 1962 के अंदर एक जाकर के एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम दिया गया इनकोस्पर। ये देखिए एक नाम आया अपने पास जिसका नाम था इनकोस्पर। इनकोस्पर का मतलब ये था कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी हम लोगों ने पार्टिकुलर स्पेस के लिए एक कमेटी का निर्माण कर दिया गया जिसका नाम दिया गया इनकोस्पर। ये पूछा भी गया है कि इसरो का सूत्रधार क्या है या इसरो बनी कहां से है, तो इसरो बनी किससे है, इनकोस्पर से बनी है। इनकोस्पर आया अपने पास 1962 में। इनकोस्पर का मतलब था इंडियन है, नेशनल कमेटी बनी फॉर स्पेस रिसर्च के लिए बनी। इसके बाद में देखो, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि गुजरात से ही आते हैं, जिनका अब्दुल कलाम साहब है वो भी उनके साथ काम किए हुए हैं। उनके प्रयासों से उनको ठनकती थी कि भाई हम भी देश के लिए कुछ करें, क्यों ना क्यों एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जो केवल स्पेस के ही बारे में पूरा रिसर्च करता रहे। तो देखो, इसरो हम लोगों ने बनाया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से हमने इसरो की स्थापना करी और इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को, और इसका जो मुख्यालय रखा गया है हमने रख दिया बेंगलोर के अंदर, या बेंगलुरु कह दो। देखो, इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताएंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसरो कहेंगे। इसका मुख्यालय हमने बेंगलोर में रखा। और देखो, ये प्रयास सबसे पहले किया डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, इसलिए विक्रम साराभाई इसका फर्स्ट जो चेयरपर्सन रहा, और वर्तमान में जो चेयरपर्सन है उनका नाम है S सोमनाथ। तो अब अभी तक हमने स्लाइड से यही जाना है मित्रों कि एक तो DAE बना जब आजाद हुआ था देश, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके बाद में हमने इनकोस्पर बनाया जो कि स्पेस के लिए काम करने वाली पहली एजेंसी थी भारत की, और इसके बाद में हमने इसरो की स्थापना करी है 15 अगस्त 1969 को, बेंगलोर में मुख्यालय रखा। पहला चेयरमैन विक्रम साराभाई और वर्तमान में अपने पास कौन है, S सोमनाथ है। आगे देखिए दोस्तों कैसे कुछ क्या होता है। अब देखिएगा, ये जो इसरो है इसके पूरे देश में अलग अलग संस्थान फैले हुए हैं, वो संस्थान ही अलग अलग काम करते हैं। जैसे इन दिनों आपने नाम सुना भी होगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर श्री हरिकोटा से हमने जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है, हमने चंद्रयान 3 भेजा है। तो इसके सेंटर है, इनका जो मेन केंद्र है वो तो अपना इसरो ही है। इसरो के ब्रांच हैं, जिसमें से देखो एक ब्रांच मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक शाखा है जिसका नाम है VSSC। देखो क्या नाम होगा, VSSC। देखो इसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यानी बताएंगे क्या, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर। और ये देखो बार बार पूछा भी जाता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, इंडिया लेवल की परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि VSSC का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, या तो चाहे तुम्बा बता दो पर्टिकुलर जगह, या जिला पूछ ले तो बता दो तिरुवनंतपुरम है, जिसको पहले त्रिवेंद्रम कहा करते थे, या राज्य पूछे तो आप केरल बताएंगे। तो बताएंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कहाँ, तो कहाँ बताएंगे भाई, अपना तिरुवनंतपुरम बता दो, या थुम्बा कह दो, या केरल कह दो, एक ही बात है। इसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, इसका काम है सैटेलाइट का निर्माण करना और डिजाइनों का निर्माण करना, या मैं ये कहूं उपग्रह भी बनाता है और उपग्रहों को भेजने वाले यानों का भी निर्माण करता है कि किस प्रकार का यान है वो कैसे जाएगा। देखो, उपग्रह के यान उपग्रह के हिसाब से ही बनाए गए हैं
और जो उपग्रह होते हैं उनको दो तरीके से छोड़ा जाता है। जो भी सैटेलाइट उसको छोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो उसको छोड़ा जाता है ध्रुव की कक्षा में और एक छोड़ा जाता है उसको पृथ्वी की कक्षा में। जो पृथ्वी की कक्षा उसको बोला जाता है भूस्तर, या इसी को बोलेंगे जियो स्टेशनरी, या इसी को बोल देंगे अपने जियो सिक्रोनाइसिस है, या इसी को बोलेंगे जियो स्टेशनरी, या इसी को बोलेंगे भूस्तर। इसी प्रकार देखो जो ध्रुव की कक्षा में छोड़ा जाएगा उसको बोलेंगे पोलर वाले सैटेलाइट है। दो तरीके से छोड़ेंगे। देखो जो पोलर सैटेलाइट है इनको छोड़ा जाता है अमूमन 800 से लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी जो रेंज दी गई है वो 800 से लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो सैटेलाइट छोड़ा जाएगा वो ध्रुव की कक्षा में होगा। और भी खास बात आपको बताएं तो जो ध्रुव की कक्षा वाले जो सैटेलाइट हैं इनका जो आवर्त काल है वो 84 मिनट है, यानी मैं आपसे कहूं लगभग 1.5 घंटे में ये पृथ्वी की परिक्रमा कर देता है। इसलिए एक दिन में इसके लगभग 15 से 16 चक्कर होते हैं। ये कब छोड़ेंगे? तो ये छोड़ेंगे कोई एक ही उद्देश्य पूरा करना हो, जैसे कोई मैप के लिए छोड़ा गया सैटेलाइट है, या कोई संसाधनों का पता लगाने के लिए रिसोर्सेज फाइंड आउट करने के लिए छोड़ा गया है, या कोई पृथ्वी का सर्वेक्षण करने के लिए छोड़ा गया। एक काम एक उद्देश्य के लिए जो छोड़ा जाएगा वो लगभग कहां छोड़ा जाता है? अपना ध्रुव की कक्षा में छोड़ा जाता है। अब देखो दूसरा जो महत्वपूर्ण सैटेलाइट हुआ जो भूस्तर कक्षा में छोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी बुलाएंगे, ये लगभग 36,000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर छोड़े गए हैं और ये पृथ्वी की कक्षा में है तो पृथ्वी के ही चक्कर लगाएंगे। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाते हैं वैसे ही उपग्रह पृथ्वी का 24 घंटे में एक चक्कर लगाएंगे। इसलिए इनका जो आवर्त काल है वो 24 घंटे हो जाएगा और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेंगे। और इनका जो उद्देश्य है वो एक ना होकर के बहुत ज्यादा उद्देश्य है, इसलिए बोलते हैं कि साहब ये मल्टीपल पर्पज के लिए यानी बहु उद्देश्य के लिए एक उपग्रह छोड़ेंगे बहुत सारे काम कर देगा। तो ऐसा होकर अपने को छोड़ना है वो अपन कहां छोड़ेंगे? भूस्तर कक्षा में छोड़ेंगे। अब देखो मित्रों अपने को पता चला यहाँ कि अपने पास दो कक्षाओं में उपग्रह छोड़े गए हैं, या तो उपग्रह कहाँ है? पोलर फॉर्म में है, या कहाँ है? भूस्तर कक्षा में जियो स्टेशनरी में। इसीलिए इनके यान भी कुछ ऐसे ही बनाए गए हैं कि जो जिस कक्षा के लिए यान बने उसी तरह का हमने यान बना दिया, जिस कक्षा में उपग्रह छोड़ेंगे उसी तरीके का उसका यान हो गया। देखो हमने जो पहला यान बनाया था उसका नाम हमने रखा था SLV और नाम से सीधा ही दे दिया कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। एक ऐसा व्हीकल है जो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, उसका नाम हमने रखा SLV। फिर देखो अपने पास दो ध्रुव आए हैं, या तो पोलर फॉर्म में या अपने छोड़ा भूस्तर की कक्षा में। उसी के आधार पर हमने क्या किया? दो तरीके के यानों का निर्माण किया, जिसमें से एक यान का तो नाम पड़ा GSLV और दूसरे यान का नाम पड़ा अपने पास PSLV। एक तो अपने पास PSLV और एक का नाम अपने पास पड़ा GSLV। देखो PSLV की फुल फॉर्म आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। ये रहा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, एक ऐसा व्हीकल है जो उपग्रह को पोलर फॉर्म में लेके जाएगा यानी ध्रुव की कक्षा में लेके जाएगा। अब याद करो मैंने थोड़ी सी देर पहले आपको बताया है कि ध्रुव की कक्षा वाले वो उपग्रह होंगे जिनका लगभग एक उद्देश्य होगा, जो 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा, जो एक दिन में 15 से 16 चक्कर करेगा। तो ऐसा कोई उपग्रह अपने को भेजना है तो हम कौन सा यान से भेजेंगे? PSLV यान से भेजेंगे। अगर हमको भेजना हो भूस्तर की कक्षा में एक उपग्रह हो जिसके बहुत सारे उद्देश्य अपने को काम करना हो, भाई एक ही उपग्रह हो बहुत सारे अपने पास काम कर देवे, जैसे संचार के लिए काम कर देवे, खूब सारे काम कर देवे, तो उसको भेजेंगे अपन GSLV में। और GSLV यान कहां जाके स्थापित करेगा? जियो स्टेशनरी में। इसलिए देखो GSLV का फुल फॉर्म भी यही हुआ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी ऐसा व्हीकल है जो उपग्रह को कहां लेके जाएगा? भूस्तर की कक्षा में लेके जाएगा। अब देखो ये है क्या? PSLV और GSLV दो उपग्रह बनाए हमने, दो कक्षाओं में उपग्रह छोड़े हैं, उन्हीं के हिसाब से हमने उनके यान बना रखे हैं। इनमें मूल अंतर होता है वो ईंधन का होता है। मूल अंतर किसका? ईंधन का है। तो देखो जैसे अपने पास PSLV है तो PSLV में ईंधन 4 प्रकार का है, पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है। तो PSLV में 4 प्रकार का ईंधन होता था। इसी प्रकार GSLV में हमने ईंधन रखा है कौन सा? सॉलिड प्रकार का, लिक्विड प्रकार का, और लास्ट में इसमें एक टाइप और है जिसका नाम रखा C टाइप का। C को बोलते हैं क्रायो ईंधन, क्योंकि यहाँ जो एक इंजन है उसका नाम भी क्या है? क्रायो इंजन। इसकी भी अपन बात करेंगे। देखो अगर हमने सॉलिड ईंधन डाला है तो देखो दो तरीके का है, एक तो डालेंगे ईंधन और दूसरा रखेंगे वहां पर ऑक्सीकारक। देखिए दोस्तों बात सीधी सी है, हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ऑक्सीजन इसके आसपास ही है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और हम जानते हैं ईंधन को जलाएंगे तब अपने को ऊर्जा मिलेगी, और जलाने के लिए ऑक्सीजन मस्ट कंपलसरी है, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होता। इसलिए हमको ईंधन भी लेके जाना पड़ेगा और उसको जलाने के लिए ऑक्सीकारक भी लेके जाना पड़ेगा। तो जो PSLV वाले यान है या GSLV वाले यान जिनमें अगर आप सॉलिड ईंधन भरोगे तो सॉलिड में अगर ईंधन आपको भरना है, मैं कहूं यदि फ्यूल आपको भरना है, तब भरते हैं HTPB। क्या भरेंगे? HTPB। ये है
हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्या भरेंगे? हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इस प्रकार का ईंधन भरेंगे और इसको जलाने के लिए ऑक्सीकारक चाहिए, तो यहाँ ऑक्सीकारक है अमोनियम पर क्लोरेट। ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा? अमोनियम पर क्लोरेट। ये देखो सॉलिड वाला भर दिया हमने। इसी प्रकार की लिक्विड में भरेंगे तो वही चाहिएगा, एक तो अपने को ईंधन चाहिए और दूसरा अपने को ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीकारक चाहिए। तो देखो ईंधन अपने पास लिक्विड में है UDMH। यू का मतलब अनसैचुरेटेड असंतृप्त डाई मेथिल हाइड्रोजन। देखो क्या नाम होएगा? अनसैचुरेटेड डाई मेथिल हाइड्रोजन, असंतृप्त डाई मेथिल हाइड्रोजन। और ऑक्सीकारक यहां भरेंगे कौन सा? N2O और नाइट्रस टेट्रा ऑक्साइड। इस प्रकार का भरेंगे। अब देखो सेम इधर आए, अगर GSLV हम यान लेके जा रहे हैं तो GSLV यान पहली बात तो कहा जाएगा जियो स्टेशनरी में जाएगा, यानी कि भूस्तर कक्षा में जाएगा। मल्टीपर्पज वाला है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा ही देगा। देखो यहाँ भी ईंधन के 3 चरण है, एक तो सॉलिड है तो सॉलिड ईंधन सेम टू सेम, एक लिक्विड है सेम टू सेम, एक देखो अपने पास यहाँ एक इंजन बनेगा जिसका नाम है क्रायो। देखो क्या नाम है? क्रायो इंजन। देखो क्रायो जो शब्द है इसका मतलब ही दोस्तों ठंडा होता है। एक सर्जरी भी है क्रायो सर्जरी, जो माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास की जाती है, यानी बहुत ज्यादा ठंडा है। यहाँ जो ईंधन लेके जाएंगे हम क्रायो इंजन में, वो देखो ईंधन हाइड्रोजन है। क्या लेके जाएंगे? हाइड्रोजन लेके जाएंगे। और यहाँ जो टेम्परेचर है लगभग इंजन का आपका जो ईंधन का जो टेम्परेचर है वो आपको यहाँ मिलेगा 253 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। और यहाँ जो ऑक्सीजन लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे माइनस की 183 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो इस प्रकार से आपका जो GSLV हो जाएगा। अब देखो हमने ये किया कि ज्यादा दूर तक जाना है तब GSLV बनाएंगे, पास लेके जाना तब PSLV बनाएंगे। अब हमने कहा कि GSLV PSLV को क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि एक ही यान हो जाए, इसलिए हम आजकल नए यान की चर्चा करते हैं, जिसको अपने नाम भी दिया हुआ है LVM यान। ये दोनों प्रकार की कक्षाओं के अंदर उपयोगी है। अगर इसको अपन पोलर फॉर्म में भी लेके जाएंगे तो भी ये काम करेगा, और अगर जियो स्टेशनरी में लेके जाएंगे तो भी ये काम करेगा। इसलिए हमने एक नया ही यान बना दिया जिसका नाम हमने रखा LVM के नाम से रखा। देखिए दोस्तों आगे की अपन बात करते हैं। देखिए हमने SLV पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लिया है, उसके बाद में PSLV लिया, उसके बाद में GSLV लिया। जैसे जैसे उपग्रह भेजने थे उसी प्रकार का अब हम फोर्थ लेके आ रहे हैं जिसका नाम है LVM। नामकरण करेंगे, अपने पास मिलेगा लॉन्च व्हीकल है। क्या नाम पड़ेगा? लॉन्च व्हीकल मार्क के नाम से है। और चौथी पीढ़ी का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? M4। देखो पहली पीढ़ी का यान अपने पास हो गया SLV, दूसरी पीढ़ी का यान हो गया अपने पास PSLV, तीसरी पीढ़ी का यान हो गया अपने पास कौन सा? GSLV। और चौथी पीढ़ी का यान एक ऐसा जो दोनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है, पोलर में भी लेके जा सकता है और अपने पास जियो की कक्षा में भी लेके जा सकता है, भूस्तर कक्षा में भी ले जा सकता है। अगर इसको भूस्तर कक्षा में लेके जाना होगा, यदि ये लंबी दूरी तय करेगा तो वजन कम लेके जाएगा, लगभग 4000 जो किलोग्राम है वो पेलोड लेके जाएगा। देखो पेलोड का मतलब है कि जो भी अपन सामग्री भेजें, जो भी उपकरण भेजें, जो भी उपग्रह भेजें, जो भी एक यान में जा रहे हैं, उन सबको ही हम पेलोड बुलाएंगे। और यदि पोलर फॉर्म में लेके जा रहे तो इससे डबल लगभग आप कहेंगे कि 8000 जो किलोग्राम है उसके पेलोड ले जाने में सक्षम है। एक बार के लिए आप इनका जो है वो चित्र भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला यान हमने बनाया जिसका नाम रखा गया अपने पास SLV, जिसका नाम हमने यही दिया था कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। क्या नाम होगा? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसी प्रकार देखो हमने दूसरा जो यान लिया जिसका नाम हमने दिया PSLV, जो कहां लेके जा रहा था? पोलर फॉर्म में लेके जा रहा था, ध्रुव की कक्षा में लेके जा रहा था। इसी प्रकार हमने पृथ्वी की कक्षा के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया जिसका ये नाम हमने रखा, देखो जिसका नाम क्या था? GSLV। अब हमने एक ऐसा यान बना दिया जो PSLV और GSLV दोनों के लिए कॉमन काम करता है, जिसका नाम हमने क्या रखा? LVM3। और हम चौथी स्टेज का पढ़ रहे हैं तो M4 अपन जिसको पढ़ते हैं LVM3 M4। ये देखो इनमें थोड़ा थोड़ा क्या था? डिफरेंस था। अब आगे की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, अब देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं चंद्रयान की। अपने पास यान हो चुके हैं, यान को भेजने के लिए अपने यान बना रखे कि भाई यहाँ कौन सा यान कहाँ भेजेंगे, और अपने पे नया यान भी बना रखा है, उसकी अपने बात कर ली कि LVM के नाम से। अब देखो चंद्रयान की अगर शुरुआत करें दोस्तों, तो देखो दुनिया का सबसे पहला यान जो चांद पर गया था उसका नाम तो था लूना। क्या नाम था? लूना नाम था। और ये अपने रूस का जो यान था, और ये 1959 में गया था, 1959 के अंदर गया था। अपन तो भारत की बात करें तो हमने अपना जो पहला यान भेजा जिसका नाम भी हमने रखा चंद्रयान फर्स्ट, और चंद्रयान फर्स्ट हमने भेजा 22 अक्टूबर 2008 को। कब भेजा? 22 अक्टूबर 2008 को। स्थान की बात करें तो देखो भारत जो भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा उसके लिए अपने पास एक संस्थान बना हुआ है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन
प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं, इन्हीं के नाम पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और ये जो अंतरिक्ष केंद्र है ये अपने को मिलेगा श्रीहरिकोटा में, और श्रीहरिकोटा जो जगह है ये अपने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में। तो जब भी अपन किसी उपग्रह को छोड़ते हैं तो ये नाम बार बार आता है कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ, तो अपन कहाँ बताएंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और हमने एक और भी पढ़ा जिसका नाम था VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वो तिरुवनंतपुरम बता दो, चाहे थुम्बा बता दो, चाहे केरल बता दो, और ये है अपने पास छोड़ने के लिए। अब देखो अगली बात अपन करते हैं, चंद्रयान फर्स्ट की बात हो गई कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च कर दिया। ये लगभग आप देखेंगे तो 1 साल भर इसने काम किया, फिर इसका संपर्क टूट गया, तो हमने सोचा कि भाई खो गया होगा, लेकिन बाद में वापस संपर्क जुड़ा तो हमको लगा कि नहीं आराम कर सकते हैं। और हमने उसी समय जब 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था, उसी समय हमने घोषणा कर दी थी कि हम अब अगला यान भी भेजेंगे चंद्रयान 2 के नाम से। देखो अब चंद्रयान 2 की बारी आई तो हमने इसको छोड़ा 22 जुलाई 2019 को छोड़ा। स्थान वही रहेगा अपने पास, श्रीहरिकोटा से छोड़ेंगे, और श्रीहरिकोटा में क्या है तो क्या बोलेंगे, अपने पास सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है, वहां से इसको छोड़ेंगे। देखो जो यान हमने यहाँ काम में लिया चंद्रयान 2 के लिए वो था GSLV Mark 3। क्या नाम पढ़ेंगे, GSLV Mark 3, क्योंकि दूर तक जाना तो GSLV यान काम में लेंगे, सीधी सी बात होगी। अब देखो जब हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा था उसी समय हमने कहा कि हम चंद्रयान 2 भेजेंगे, तो कहा कि ऑर्बिटर कहां से लाएंगे, तब देखो रूस ने कहा कि हम आपको ऑर्बिटर बना के देंगे। लेकिन कुछ समय बाद में रूस ने कहा कि भाई मैं तो इस काम में समर्थ नहीं हूं, आप अपना देख लो। तो हम लोगों के पास देखो एक कंपनी है जिसका नाम है HAL, जिसको हाल बुलाते हैं, इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये लड़ाकू विमान तैयार करती है, बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय, यहाँ पर ये लड़ाकू विमान वगैरह तैयार करती है। और आपने सुना होगा भारत का तेजस विमान वगैरह है वो यहीं से बने हुए हैं। तो HAL कंपनी ने कहा कि आप चिंता मत करो, ऑर्बिटर हम बना के देंगे। तो हम लोगों ने ऑर्बिटर ले लिया। ऑर्बिटर का मतलब था कि ये कक्षा में जाके स्थापित होगा। जैसे कक्षा में जाएगा तब लैंडिंग करनी पड़ेगी, और लैंडिंग के लिए देखो लैंडर चाहिए। लैंडर क्या करेगा, लैंडिंग करवाएगा। तो हमने बनाया एक लैंडर, और विक्रम साराभाई के नाम से उसका नाम हमने कर दिया, नाम था विक्रम। जैसे ही लैंडिंग हो जाएगी तो अपन अंदर से मशीन निकालेंगे, उसका नाम हमने रखा रोवर। क्या नाम रखा, रोवर रखा। और इसके लगभग 6 पहिए थे, और इसका नाम हमने रखा प्रज्ञान। ऐसे कर दिया कि भाई फोटो खींच के वहां से ज्ञान देगा, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, प्रज्ञान नाम रख दिया। अब देखो होता क्या है, हमने आशा करी थी कि हम चंद्रयान 2 भेजेंगे और इसकी हम लैंडिंग करवाएंगे, और जो लैंडिंग है वो साउथ पोल पे करवाएंगे। देखो इससे पहले चीन भी जा चुका है, अमेरिका भी जा चुका है, रूस भी जा चुका है, और भारत चौथा देश है जो चांद पर जा रहा है। और हमने कहा कि हम एक काम और भी करते हैं, हम साउथ पोल पे जाते हैं, यानी दक्षिण ध्रुव पर जाते हैं, जहां पर आज तक कोई देश नहीं गया है। अगर ये सक्सेस होता तो हम पहले बनते, विश्व के अंदर पहला भारत देश बनता जो कि साउथ पोल पे लैंडिंग कर पाता। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, हमने ये सोचा था कि जैसे ही ये लैंडर लैंडिंग करेगा तो सामने का इंजन स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही सामने का इंजन स्टार्ट होगा तो बल लगेगा, तो चांद की अपनी ग्रेविटी, अपना गुरुत्वाकर्षण है, तो ये बिल्कुल धीरे 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 लैंडिंग करेगा। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, ये जो लैंडर है ये स्टार्ट नहीं हो पाया, और ये बिल्कुल हार्ड लैंडिंग कर गया। यानी जैसे ही विक्रम अपने पास जो लैंडर था दबाव से पड़ा तो हो सकता है कि क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए हमने कहा कि हमारा चंद्रयान 2 असफल नहीं हुआ, जबकि हमारा चंद्रयान 2 है वो आंशिक असफल हुआ, क्योंकि इसका साल भर के लिए ऑर्बिटर भी अपने को लगातार सूचना देते रहा। और हमने सोचा कि चलो ये है, इसे संपर्क हो ही जाएगा तो आगे काम कर देंगे। हमने कहा कि हमने सफलता तो ली है, लेकिन आंशिक रूप पे हम क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। इसके बाद में देखो अपन आगे की बात करते हैं। अब हमारा जो काम है वो आता है चंद्रयान 3 के लिए। अब हम पूरे तैयार हो रहे हैं कि हम दोबारा से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे और फिर जाएंगे। देखो इससे पहले हमने खूब सारे काम किए हैं। PSLV ने भी बहुत सारा तहलका मचाया हुआ है, आपने पढ़ा होगा। PSLV C25 था जो 5 नवंबर 2013 को हमने मंगल के लिए भेजा था, जो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। और भारत विश्व का एकमात्र पहला देश बना था जो पहले ही प्रयास में मंगल को फतह कर गया था। इसलिए तो 2000 के नोट पे, अब तो खैर वो बंद हो गए, लेकिन 2000 के नोट के पीछे मंगलयान की फोटो थी और उस पर मिशन मंगल नाम की मूवी भी बनाई गई थी। तो मंगलयान सक्सेस हो चुका था, यानी हमारे जो यान है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सक्सेस हो चुकी है। इसलिए देखो हमने चंद्रयान 3 का काम किया है और चंद्रयान 3 को हमने भेजा 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर, दोपहर के 2:35 पर हमने इसको लॉन्च कर दिया है। हमारे पास जो यान है वो चौथी पीढ़ी का, हमने GSLV को ही अपग्रेड किया हुआ है।
अपग्रेड करने के बाद में इसका नाम हमने रखा LVM है, लॉन्च व्हीकल है, M3 है, M4 का मतलब चौथी पीढ़ी का यान है। और हमने कहा हम इसको साउथ पोल पे उतारेंगे क्योंकि हम 2 के अंदर थोड़ा आंशिक सफल हुए हैं, आंशिक तौर पे ही सफल हुए हैं, पूरा सफल नहीं हुआ। तो हमने कहा हम जाएंगे तो वही, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत विश्व के अंदर पहला देश बनता है जो कि साउथ पोल पर जाने वाला है। अब देखो इसका बजट है वो लगभग रखा गया 615 करोड़ रुपए है। और भी देखो इसमें और भी इसमें जानकर रखें तो देखो ऑर्बिटर है, इसमें देखो हमने ऑर्बिटर काम में नहीं लिया है, पहले वाले में ऑर्बिटर था, इस बार हमने ऑर्बिटर काम में नहीं लिया। इसकी जगह हमने एक शब्द काम में लिया जिसका नाम पढ़ेंगे अपन प्रोपल्सन। ये स्वदेशी निर्मित है तो कक्षा में लेके जाने वाला कौन है, वही प्रोपल्सन है, वही लैंडर है। लैंडर का नाम हमने यहाँ दिया हुआ है वही विक्रम साराभाई के नाम से विक्रम, और रोवर वही मिलेगा आपको जिसका नाम अपने रखा है प्रज्ञान। क्या नाम रखा है? प्रज्ञान। वही कंसेप्ट अपने पास क्लियर है कि इस बार जो लैंडर है वो बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर बाहर आएगा और बाहर आकर के फोटो खींचेगा। इसलिए हमने इसके 3 उद्देश्य रखे हुए हैं। पहला मेन टारगेट ही यही है कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। क्या होगा? साउथ पोल पर आराम से लैंडिंग करवाएंगे। उसके बाद में जो रोवर है उसको चलाएंगे और रोवर को चलाने के बाद में खूब सारे वैज्ञानिक अवलोकन करेंगे। यही हमने इसके 3 उद्देश्य भी रखे हुए हैं। और देखो हमने ये माना है सब कुछ कुशल मंगल रहा तो लगभग अपन देखेंगे 23 या 24 अगस्त को ये है वो लगभग हो चांद के ऊपर लैंडिंग कर जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना जो चंद्रयान है उसके बारे में जानकारी थी। और ये जो है अपने पास कि भाई चंद्रयान क्यों चर्चा में था, अपने लिए जो मोटी मोटी जानकारी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो यही थी, यही अपने को ध्यान में रखना है। बाकी इस यान के अंदर कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे इंजन स्टार्ट होते हैं, वो अपने लेवल की बातें नहीं है। अपन कंपटीशन वाले हैं तो कंपटीशन के लेवल की अपने पास इतनी बातें हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।